एक देश है जिसने 100 सालों तक इतनी यातनाएं सही कि जब उस देश ने अपना इतिहास लिखा तो उन 100 सालों को प्रताड़ना की सदी ही नाम दे दिया। और उस देश की प्रताड़ना की किसने? उसके पड़ोसी मुल्कों ने और पश्चिमी ताकतों ने 100 सालों तक उस देश को इतनी यातनाएं दी जिसकी शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो देश शायद 5 दशक पहले तक इस दुनिया में भुखमरी का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज उन तमाम चीजों से उभर कर वो देश इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, तथित महाशक्ति अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर पा रहा है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो आप अपने घर में कोई भी बिजली का पुराना सामान ढूंढिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जब उस डब्बे के पीछे देखेंगे तो उनको लिखा हुआ मिलेगा मेड इन चाइना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की, हमारे कॉम्पिटिटर चीन की, उस चीन की जो एक वक्त भुखमरी से ग्रस्त था, लेकिन उन बेड़ियों को तोड़ा चीन ने और आगे बढ़ा। आपकी तरह चीन का नाम सुनते ही मेरी रगों में भी खून तेजी से दौड़ने लगता है। गलवान की बात हो, अक्साई चीन की बात हो, 62 की बात हो, चीन ने हर वक्त ऐसी हरकतें की हैं जिसके कारण हम भारतीयों को चीन के ऊपर गुस्सा होना चाहिए और हमारा अधिकार है ये क्रोध करना चीन के ऊपर। पर एक चीज है जिससे हम और आप दोनों इनकार नहीं कर सकते, और वो चीज है कि हमारे और आपके लाख ना चाहने के बावजूद भी आज चीन इस दुनिया में सबसे बड़ी व्यापारिक महाशक्ति बन चुका है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और सबसे ज्यादा व्यापार अगर कहीं से हो रहा है तो वो चीन से है, और ये एक फैक्ट है जिसे हम और आप भारतीय होने के नाते डिनाई नहीं कर सकते। चीन भारत से बहुत आगे निकला है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि चीन भारत से आगे निकला है तो मेरा सिर्फ ये कहना नहीं कि चीन ने भारत को पिछाड़ा है, बस नहीं। भारत समेत उन तमाम वैश्विक महाशक्तियों को, जिनमें रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे तमाम मुल्क आते हैं, उन सब को और भारत को पिछाड़कर चीन वहां पहुंचा है। चीन और भारत का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 60 और 70 के दशक में भारत और चीन की हालत लगभग एक जैसी थी, समानांतर थे ये दोनों देश। लेकिन शायद उसके बाद हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाए जिस गति से चीन आगे बढ़ गया। और हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि चीन ने ऐसा क्या किया कि चीन आगे बढ़ा। हमारे यहाँ जब हमारा देश चीन के 4 ऐप बैन करती है हमारी सरकार, 4 या 40 जो भी जितने भी ऐप हमारी सरकार ने बैन किए, हमारे देश की मीडिया ने ऐसे जश्न मनाया जैसे हमारे गृह मंत्री खुद बीजिंग जाकर बम गिराकर आ गए हों। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे गृह मंत्री को बीजिंग जाकर बम गिरा देना चाहिए, नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि हमारे लोगों को ये तक मीडिया ने नहीं बताया कि उन ऐप्स को हमने बैन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाइनीज थे। उन्हें डाटा डाटा ब्रीच, ट्रांसपेरेंसी जो उन्होंने तोड़ी थी, डाटा वो कंपनियां दूसरी कंपनियों को बेच रही थी, हमारा डाटा, इस मुद्दे पर बैन किया गया था। उन्हें इसलिए बैन नहीं किया गया था कि वो चाइनीज कंपनी है। लेकिन हमारा मीडिया आपको ये तो बताएगा नहीं कभी कि क्यों बैन किया गया उन्हें। हमारा मीडिया जश्न मनाएगा उस चीज को लेकर। हमारा मीडिया शायद आपको ये चीजें कभी ना बताएं कि चीन से भारत में आयात बढ़ता जा रहा है। सिर्फ साल 2021-22 में अगर आप देखें तो चीन से भारत में आयात बढ़कर $100 बिलियन का हो गया। $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ का। और जो ट्रेड डेफिसिएट है भारत और चीन के बीच, वो लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे तमाम ना चाहने के बावजूद। 75% का गैप है चीन से जो हम सामान मंगाते हैं और जितना सामान हम चीन में भेजते हैं, इसके बीच 75% का अंतर है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि हम जो सामान चीन में भेज रहे हैं वो धीरे धीरे कमता जा रहा है। साल 2020-21 में चीन का जो कुल इंपोर्ट था, यानी चीन में बाहर से आने वाला जो कुल सामान था, उसमें भारत का प्रतिशत था 6.5, जो कि साल 2021-22 वाले सत्र में घट करके हो गया 3.1। यानी कि चीन में हम सामान कम भेज रहे हैं, चीन से हम सामान बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं इन तमाम चीजों के बावजूद। एक ऐसी हालत में जब हमारे देश में चीन के विरुद्ध एक लहर चल रही है, उसके बावजूद हम चीन से बहुत ज्यादा सामान मंगा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्या किया चीन ने। आप देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है और ये बताता है कि किस तरीके से लगातार साल दर साल, कोरोना के वक्त में जरूर एक डिप आया, पर उसके बाद साल दर साल लगातार लगातार हमारे देश का जो इंपोर्ट है चीन से वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए
साल 2020 में कोविड के कारण यहाँ पे एक डिप आया, बट ये प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे हम चीन नाम की शक्ति से निपट सकते हैं। क्योंकि अगर हमें चीन से निपटना है तो हमें जानना पड़ेगा कि चीन कैसे पहुंचा वहां पे जहां आज चीन है। सच मानिए तो मेरा भी मन करता है कि जैसे श्री सनी देओल ने पाकिस्तान से चापाकल उखाड़ के ले आए थे, वैसे ही मैं भी चाहता तो बीजिंग से चापाकल उखाड़ के लाता। लेकिन ये संभव नहीं है, तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज संभव है वो हमें करनी चाहिए, और जो चीज संभव है वो है चीन के बारे में जानना। तो चलिए और कोशिश करते हैं कि कैसे पहुंचा चीन वहां पे जहां आज वो खड़ा है। क्योंकि चीन और भारत का इतिहास काफी समानांतर रहा है। आपको ये बात जान के हैरानी हो कि शायद 60s के दशक में, 70s के दशक में चीन को पूरी दुनिया में भुखमरी का केंद्र माना जाता था। वहां पे लोग भूख से मर रहे थे। माओ जेडोंग की वन चाइल्ड पॉलिसी और उन्होंने जो कृषि सुधार को लेकर संशोधन किए थे, उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माओ गए, और उसके बाद ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, डिंग जाओपिंग, ये इन्होंने चीन का पूरा कार्यभार संभाला अपने हाथ में, और उन्होंने समझा इस चीज को। दरअसल पूरी दुनिया जो है वो चीन की विशाल आबादी को उसकी कमजोरी बता रही थी ये विशाल आबादी आबादी जो है वो अशिक्षित है, गरीब है, और ये आबादी किसी काम की नहीं है चीन की। लेकिन इन्होंने समझा कि इस आबादी को अगर संगठित कर दिया जाए और एक स्किल्ड लेबर में बदला जाए, तो शायद हम चीन को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए सस्ते में सामान बनाकर चीन की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए, कोशिश की, और चीन को एक फैक्ट्री में बदला। और इसकी शुरुआत की चीन ने कपड़ा व्यापार से। पूरी दुनिया के कपड़ा व्यापारियों को चीन ने लोभ दिया सस्ते दाम पे कपड़ा प्रोड्यूस करने का, और पूरी दुनिया भर से कपड़ा व्यापारी 90 और 80 के दशक में चीन आए। चीन में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स बनी, और चीन को इस बात का फायदा भी हुआ। चीन की जीडीपी तेजी से बढ़ी, और 2000 के शुरुआती दशक में कपड़ा व्यापार के कारण चीन ने बहुत ही ज्यादा प्रगति की। पर चीन वहां नहीं रुका। चीन जानता था कि उसका कपड़ा व्यापार अच्छा चल रहा है, पर उसने वो इकोनॉमिक संशोधन अपनी अर्थव्यवस्था में किए, और वो जो पूरा कपड़ा व्यापार चीन में चल रहा था उसे उसने साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों में डंप कर दिया। उस अच्छी चल रही एक व्यवसाय को उसने डंप कर दिया, और उसके बाद वो समझ चुका था कि एक टेक्नोलॉजिकल बूम आने वाला है पूरी दुनिया में, और उस टेक्नोलॉजिकल बूम का चीन को फायदा उठाना पड़ेगा। जिसके लिए उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई और टेक्नोलॉजिकल स्किल पे काम करना शुरू किया, अपने लोगों को सिखाना शुरू किया। और जिसका फायदा भी आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ में, कि किस तरीके से चीन की जीडीपी बढ़ी। जो साल 2002-3 के दौरान यहाँ आपको $2 ट्रिलियन से भी नीचे की दिख जाएगी शायद वो जीडीपी। आप समझिए टेक्नोलॉजिकल बूम आया 2000 के दशक के बाद, और उसके बाद चीन ने किस तरीके से एक बड़ा जंप आया चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और चीन को लगातार इस चीज का फायदा भी मिला। 2010 तक चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो $3 ट्रिलियन पे जाके आप पहुंची। जो चीन 70 और 60 के दशक में खाने के लिए मर रहा था, वो 2010 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो कहीं ना कहीं चीन को इस सोच का फायदा मिला। चीन ने रिस्क लिया, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को उसने डंप किया दूसरे देशों में, पर उस रिस्क का फायदा मिला चीन को, और चीन तेजी से आगे बढ़ा, ये एक सत्य है। लेकिन आजकल बहुत सारे विश्लेषणों में ये सामने आ रहा है, और बहुत सारे अर्थव्यवस्था के जो जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि साहब चीन की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और अब वो धीरे धीरे नीचे जाएगी। चीन से जो इंडस्ट्रीज हैं वो जा रही हैं। पर इसके काउंटर में भी एक तर्क दिया जाता है, और बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जो इसके विरुद्ध एक और तर्क देते हैं कि दरअसल चीन ये खुद कर रहा है। मतलब आप सोचेंगे कि चीन क्यों खुद ऐसा कर रहा है, तो चीन जो है वो, चीन की अर्थव्यवस्था को उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। चीन की अर्थव्यवस्था जो अभी है वो एक्सटर्नल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। यानी कि चीन जो सामान बनाता है वो सामान चीन पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, दुनिया के बाकी देशों में। चीन के बनाए हुए सामान को इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है चीन में।
क्योंकि चीन में आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि अमीर लोग और गरीब लोगों में बहुत ज्यादा खाई है। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी जो है वो चीन में अमेरिका से भी ज्यादा है। और चीन ने शायद जानबूझकर ये इनइक्वालिटी मेंटेन करके रखी बहुत समय तक, ताकि सस्ते दाम पर उसे लेबर मिल सके। लेकिन अब चीन जो है वो शायद भविष्य की ओर देख रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर कदम आगे बढ़ाना चाहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो शायद उसे लगता है कि अगला अगला बड़ा बूम होगा पूरी दुनिया में। इसलिए चीन अब उस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहता है और इंडस्ट्रीज जो है अपने यहाँ उनको कहीं ना कहीं वो हटा रहा है अपने देश से, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कम करके हेल्थ केयर और एजुकेशन में डाल रहा है। इससे क्या होगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन में जब वो अपना पैसा डाल रहा है तो जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो चीन के आम लोगों में कम होगी, और जो चीन का वो जो एक मिडिल क्लास है चीन में उसका एक उदय होगा, जिसके कारण चीन में एक डिमांड बढ़ेगी सप्लाई की। और चीन जो पूरी दुनिया के लिए सामान बना रहा है वो चीन अपनी एक बड़ी आबादी, क्योंकि हमें ये भी जानना पड़ेगा चीन के पास भी 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं खुद अपने पास, तो वो सामान बनाएगा और अपने देश में सप्लाई करेगा सामान, और वो पूरी दुनिया के लिए सामान नहीं बनाएगा, और अपना पैसा और अपना वक्त वो लगाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई टेक्नोलॉजीज को बनाने में। हो सकता है ये एक फेलियर साबित हो भविष्य में जाके और चीन की इकोनॉमी बैठ जाए, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर साबित हो चीन के लिए। बट हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि शायद चीन अच्छी चल रही अर्थव्यवस्था के बावजूद फिर से एक रिस्क ले रहा है भविष्य में आने वाले समय को देखते हुए, और हमें भी चीन से सीखने की जरूरत है क्योंकि हमारा देश भी आगे बढ़ा है। मैं अगर आपको एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ साझा करूं तो साल 2007 की बात है, चीन की अर्थव्यवस्था लगभग $3 ट्रिलियन की थी, भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन पहुंची थी। उसके बाद पिछले 15 सालों में हम बढ़े, हम $1 ट्रिलियन से बढ़ के आज लगभग $3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन इन 15 सालों में हमारा जो मित्र है, हमारा जो पड़ोसी देश है, अगर मित्र आप नहीं भी कहें तो हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, वो $3 ट्रिलियन से बढ़ के $18 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो अगर हमें सचमुच में चीन से लड़ना है और चीन को टक्कर देनी है तो हमें भी वो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इकोनॉमी के लेवल पे। आप खुद सोचिए वो आखिरी बार कब था जब सरकार ने कोई बहुत बड़ा आर्थिक संशोधन किया था हमारी इकोनॉमी में। नोटबंदी को याद मत कीजिएगा प्लीज, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया हुआ हमारे देश में। आखिरी जो बड़ा इकोनॉमिक्स के स्तर पे रिफॉर्म किया गया था वो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स थे। सोचिए कितना वक्त बीत गया उस बात को, उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 31 साल हो गए और हमारे देश में कोई बड़ा आर्थिक लेवल पे कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म हमने नहीं किया। हमारी सरकार रोज सुबह उठ के प्राइवेटाइजेशन की वकालत करती है, पर आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शायद सरकार भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुखर नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ आप ये डाटा देखिए कि पिछले 3 सालों से लगातार जो डिसइन्वेस्टमेंट्स के जो हमारे टारगेट है, जो सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी जो पीएसयूज हैं, उनको प्राइवेटाइज करने का जो टारगेट है भारत सरकार का, वो लगातार पिछले 3 सालों में भारत सरकार उस टारगेट से चूकती जा रही है। सिर्फ पिछले साल की अगर मैं बात करूं, साल 2021-22 वाले कैलेंडर ईयर की, तो भारत सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था 1.75 ट्रिलियन रुपए का, जबकि जितना डिसइन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर पाई वो महज था 135 बिलियन रुपए का। यानी कि भारत सरकार सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन कर पाई उस टारगेट का जो उसने अपने देश के लिए रखा था। तो अगर हमें सचमुच चीन से लड़ना है और एक महाशक्ति बनना है तो हमें बहुत बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत है, और हमारे देश उन्हीं आर्थिक सुधारों के दम पर आगे बढ़ पाएगा। तो